चलिए कोशिश की जाए कि हम ये जो वक्त गुज़रा है पिछले कुछ महीनों में उसके बारे में सोचें और किस तरह से कोविड-19 से गुज़रते हुए हम लोग आज ऑनलाइन टीचिंग के मुकाम पे पहुंच गए हैं। कोविड-19 से अगर शुरू किया जाए तो मैं याद दिलाना चाहूँगी कि लगभग पिछले 500 सालों में इस तरह के 15 फ्लू पैंडमिक्स हुए हैं और इस 15 फ्लू पैंडमिक में जो करीब 1890 के दौर के बाद से हुए हैं उन्हें थोड़ा साइंटिफिकली एनालाइज करने का मौका मिला है। मसलन एशियन फ्लू ऑफ 1957, हांगकांग फ्लू 1968 का, ये दोनों ही इस तरह के पैंडमिक्स थे जिन्हें मॉडर्न टूल्स से, जो मॉडर्न मेडिकेशन है, सर्वेलेंस सिस्टम है, उनसे टैकल किया गया था कंपेयर्ड टू जो 1918 का स्पेनिश फ्लू है। उस वक़्त 1918 में कोई WHO जैसी संस्था नहीं थी, तो उस वक़्त इस तरह की डिजीज़ को ट्रैक करना शायद बहुत ही मुश्किल था और बहुत अलग एलिमेंट्री तरीके से किया गया था। आज के दौर में जब हम कोविड-19 को झेल रहे हैं, कोविड-19 के दौर से गुज़र रहे हैं, तो हमारे पास मेडिकल एडवांसमेंट बहुत बेहतर हो चुका है 1918 के कंपैरिजन में। लेकिन एक चीज़ जो दोनों ही टाइम पॉइंट्स पे कॉमन दिखती है वो है ये जो डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, जो आइसोलेशन की बात की जा रही है, क्वारंटाइन की बात की जा रही है, मास्क इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, हाथ धोने की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि भीड़ से बचें, भीड़ में जाना है तो प्रिकॉशंस लें, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें वगैरह वगैरह, भीड़ भरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को यूज़ ना करें। और इन सब को शायद ध्यान में रखते हुए ये सारी सुविधाएं इस वक्त बंद भी कर रखी गई हैं। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कोविड-19 के दौर के बारे में समझने के लिए कि पिछले जो फ्लूज़ हुए हैं उनमें नेशनल लेवल के लॉकडाउन की बात नहीं की गई थी और लोकल लेवल पे लॉकडाउन्स किए गए थे। तो जब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं जिसके कारण हमें ये समझ बन रही है कि कोविड-19 हो रहा है लोगों को और बहुत तेज़ी से फैला है दुनिया भर में, बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है। तो ये जो ट्रांसमिशन है इस डिज़ीज़ का, ये हमें पता चलता है WHO की एडवाइजरी से भी और जो मिनिस्ट्री की एडवाइजरीज़ हैं उनसे भी, कि ये जो ड्रॉपलेट्स जनरेट होती हैं जब आप किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के सानिध्य में आएँ, उनकी खांसी से, उनकी छींक से और या तो सांस से, जो सांसों में जो पानी की बूंदें हो सकती हैं, उनसे ये फैल सकता है। क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये थोड़ी सी हेवी होती है और हवा में बहुत देर तक तो नहीं ठहर सकती है और इसलिए बहुत जल्दी वो ज़मीन पे गिर जाती हैं। तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के आसपास हैं तो आपको इन्फेक्शन होने की संभावना है। आप इस तरह की प्रॉक्सिमिटी में अगर हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप इन्फेक्शन आपको हो सकता है, या फिर जिस सरफेस पे वो ड्रॉपलेट्स गिरे होंगे अगर आपने उन्हें छू लिया और उसके बाद अपनी आँख को, नाक को और मुंह को छू लिया तो फिर गुंजाइश बनती है कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है।
तो ये एक बात है जो शायद हमें समझनी ज़रूरी है कि किस तरह से जो अस्वस्थ व्यक्ति है, जिसको इस तरह के सिम्टम्स हैं बहुत कोविड जैसे या कोविड से जो संक्रमित है, उसके पास में रहने से या पहुंचने से या जाने से इन चीज़ों का ध्यान रखना हो सकता है। लेकिन जब हम ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के आसपास नहीं हैं, तो भी अगर हमें ये कहा जाता है कि हमें नाक मुंह बंद करना है, तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि घर से निकलते ही आपको मास्क जैसी चीज़ को इस्तेमाल करना है। ये भी पता चलता है, इतने सारे देशों में कोविड फैला है, उनके एक्सपीरियंस से ये भी पता चलता है कि ज़्यादातर लोग जिन्हें कोविड-19 का संक्रमण हुआ है, वो बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के रिकवर हो जाते हैं। लगभग 90% रिकवर हो जाते हैं, और बाकी के जो होते हैं उन्हें कई बार हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें से भी शायद आधे हैं जिन्हें क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा लगता है कि अपनी जो वायरस की जो फेटिलिटी है वो कहीं कम है इन्फेक्टिविटी के कंपैरिजन में। तो लेकिन इतना होने के बाद भी जिस तरह का डर फैल गया है, उससे ये लगने लगता है कि ज़रा भी अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो बहुत मुश्किल की बात है, उसको कैसे संभाला जाना चाहिए। और वो सोच के शायद एक अजीब किस्म का डर बन गया है, एक अजीब किस्म की मानसिक स्थिति बन गई है। तो डर जो है वो उसके देखभाल करने के तरीके में अवरोध पैदा कर रहा है। ऐसा शायद इसलिए भी हो रहा है कि जो कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए इस डर से बचने के लिए, वो लगभग ना के बराबर है। क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, ये ज़रूर बताया जा रहा है तमाम तरह के माध्यमों से, लेकिन जो भय है, जो पैनिक है, वो कैसे कम किया जाए, उसका क्या नतीजा हो रहा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। पैनिक के कारण बहुत सारे साइको सोशल प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है शुरू हुई है, वो इस पैनिक की वजह से ये थी कि इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जो पहला कदम उठाया गया वो लॉकडाउन से जुड़ा हुआ था। और लॉकडाउन के कारण बहुत सारे काम जो हमारी दिनचर्या थी वो प्रभावित हुई, जो नॉर्मल तरीके से काम किए जाते थे वो प्रभावित हुए। उनमें से एक प्रभाव जो पड़ा वो छात्रों पर पड़ा। नतीजा ये हुआ कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, क्लासेस नहीं हुए, एग्ज़ाम्स होने में अवरोध हुए। उनको पूरा करने के लिए ये एक अच्छा तरीका सोचा गया कि किस तरह से उन्हें पूरा किया जाए जो काम अधूरे रह गए हैं पढ़ाई लिखाई के बाबत। तो हुआ ये कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए, और उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस के कारण जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, अक्रॉस क्लासेस, स्कूल लेवल के, कॉलेज लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल के, सभी के लिए ये एक अजीब किस्म की मुश्किल लेके आया है। और शायद स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही है ये मुश्किल। वो बच्चे जो शायद रोज़ सुबह उठ के स्कूल जाने की तैयारी करते थे, स्कूल बस का वेट करते थे, वो सब अब ख़त्म हो गया है। आपको सुबह उठना है और आपके साथ साथ आपकी माँ को भी उठना है, क्योंकि जो गैजेट आप यूज़ करने वाले हैं क्लासरूम के लिए
वो शायद उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, वो किस तरह से आपके साथ बैठ के उस गैजेट को रेडी करेंगी आपकी क्लास के लिए। तो ये एक ऐसा एक्सरसाइज हो गया है कि जो बच्चे घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ स्पेशली जो छोटी क्लासेस में हैं उनके साथ साथ उनके माँ बाप को भी लगना पड़ रहा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले छात्रों के लिए भी एक अलग किस्म की लड़ाई शुरू हो गई है। और मैं लड़ाई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शायद जो अनसर्टनिटी डेवलप हो गई है इस तरह के माहौल से कि कब हमारे क्लासेस ख़त्म होंगे, कब हम एग्ज़ाम देंगे, कब हम नए सत्र को शुरू करेंगे, नई क्लास में जाएंगे, नया प्रोग्राम शुरू करेंगे, वो सब बहुत अनिश्चितता के खाके में है। रोज़ एक नई सर्कुलर इस वजह से आती है, कभी मिनिस्ट्री से, कभी यूजीसी से, और उसकी वजह से जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो मिसिंग हो जाती है। तो कभी ये था कि जुलाई अंत में खुल जाएगा, केसेस बढ़ते रहे तो 15 अगस्त हो गया, केसेस फिर भी बढ़ते रहे तो 31 अगस्त हो गया। आज सुबह के न्यूज़ बुलेटिन के मुताबिक 30 सितंबर तक के सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। तो अब जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करने लगे हैं तो ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि कम से कम जो बच्चे चल के घर से उठ के स्कूल कॉलेज तक नहीं पहुंच सकते थे, उन तक स्कूल कॉलेज पहुंच गया है ऑनलाइन क्लास के जरिए। लेकिन शायद सोचने वाली बात ये है कि उन बच्चों तक पहुंचने का, जिन बच्चों तक पहुंचने का हम क्लेम कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास वहां तक पहुंच गया है, क्या उन बच्चों के पास वो गैजेट्स हैं जिनके द्वारा वो ऑनलाइन क्लास एक्सेस कर सकते हैं? उन बच्चों के पास क्या वो बैंडविड्थ है? क्या उनके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इन अनइंटरप्टेड सर्विसेज दे पा रहे हैं? तो ये सारे कुछ सवाल हैं जिन्हें शायद हमें सोचना पड़ेगा ये क्लेम करने से पहले कि हम क्लासरूम को स्टूडेंट तक पहुंच गए हैं लेकर। क्योंकि ये देखा गया है कि शहरों में भी जो बच्चे हैं, बड़े शहरों में भी जो बच्चे हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा समय तक अवेलेबल होती है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बेहतर है, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में एक्सेस हो जाने में मुश्किल हो रही है। तो दूर दराज के गाँवों में, दूर दराज के क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जहाँ इंटरनेट सर्विसेज आए दिन इंटरप्टेड होती हैं, इंटरप्टेड की जाती हैं, उन जगहों में जो छात्र हैं उनके लिए कैसे ये हम मान के चल रहे हैं कि स्कूल वहाँ तक पहुँच गया है, कॉलेज वहाँ तक पहुँच गया है, ऑनलाइन शिक्षा उन तक पहुँच गई है। तो इसलिए शायद ये सोचने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। स्कूल के बच्चों के लिए मुझे लगता है ये हमें मालूम है कि जब हम ऑनलाइन या स्क्रीन पे बैठ के कोई काम करते हैं तो शायद एवरेज स्पैन टाइम जो है वो करीब 2 घंटे का है, और वो भी अडल्ट्स के लिए। बच्चों के लिए मुझे पूरा यकीन है उससे भी कम होगा। तो जब बच्चों को एक के बाद एक क्लासेस करनी पड़ती हैं ऑनलाइन जाके, तो उस टाइम उस जो स्पैन है उनके अटेंशन का, उसको डील करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम क्लास तो कर रहे हैं लेकिन बच्चे को कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे हमें लगता है कोई लेना देना नहीं रह जाएगा फिर। लेकिन वही ज़रूरी है, अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्ट होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये भी सोचना इम्पॉर्टेंट है कि हम कितने ड्यूरेशन की क्लास कर रहे हैं, स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बच्चों के लिए। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों का भी शायद ये ज़रूरी है कि एक आम
कॉलेज में या अगर हम एक क्लास की बात करें तो लगभग 40 मिनट से 60 मिनट के ड्यूरेशन में क्लासेस रखे जाते हैं। वो भी इसीलिए कि अटेंशन स्पैन का वो ड्यूरेशन है और उसको ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। अभी की जो परिस्थिति है, अगर हम ये मान के चलें कि ये इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड वजह है जिसके कारण हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो रही है और हम एक स्टॉप गैप के तरह से इसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी पारित की गई है 29 जुलाई को, उसको ध्यान में रख के समझें तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस अब हमारी पढ़ाई लिखाई का एक अहम हिस्सा बनने वाले हैं। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस अहम हिस्सा बनने वाले हैं तो इंस्टीट्यूशंस को इसको अहम हिस्सा बनाने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। मसलन कि एक डेडिकेटेड यूनिट होना चाहिए जो आपके लिए एक क्लासेस का पोर्टल बना सके। उस पोर्टल में डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होंगे, जो टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए इस तरह का साइबर स्पेस क्रिएट किया जा सके जहाँ पे वो क्लासरूम इंटरेक्शन किया जा सके, असाइनमेंट्स दिए जा सके, असाइनमेंट स्टूडेंट्स की तरफ से सबमिट किए जा सके, क्वेश्चंस और आंसर्स का एक माहौल हो, एक कॉर्नर हो। तो वो सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है अगर हम सचमुच ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऑनलाइन जो है वो फ़ेस टू फेस क्लासरूम को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ऑनलाइन को हम रिप्लेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं या देख रहे हैं तो शायद वो हमें रिविज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करें, हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को छुएं। और ऑनलाइन क्लासेस की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम सिर्फ स्क्रीन पर चेहरा देख सकते हैं, ना हम उसको महसूस कर सकते हैं, ना हम उसको छू सकते हैं। और वो शायद हमारे मेंटल साइकी के लिए जो है वो बहुत ही डेट्रीमेंटल है। और वो जो इंडिविजुअल सेल्फ की जो बीइंग का एहसास होता है वो भी शायद बहुत ख़राब है। जबकि क्लासरूम सेटअप पे आपको मालूम है कि आपका क्लासमेट आपके साथ में है, आप कॉफ़ी पीने साथ में जा सकते हैं, आप कैंटीन में साथ में जा सकते हैं, आप प्लेग्राउंड में साथ में जा सकते हैं, आप मैम मे आई गो एंड ड्रिंक वाटर कह के पानी पीने जा सकते हैं। तो ये सारे काम आप स्कूल में कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में कर सकते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ में इकट्ठे होकर तमाम सारी तैयारियां कर सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन में शायद आप कर सकते हैं, लेकिन मोड डिफरेंट होगा। जो फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी है वो नहीं होगी, और वो शायद हमारी साइकी के लिए, हमारी सोच के लिए बहुत ज़रूरी है। उसे समझना और लाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है बहुत अहम है इस बात को ध्यान में रखकर आगे की सोचने के लिए, कि ऑनलाइन की जो कनेक्टिविटी है उससे हमारे अपने स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो आँखों का क्या होगा। आमतौर पर अभी तक की माएँ शायद अपने बच्चों को रोज़ डांट लगाती थी कि बहुत हो गया टीवी बंद करो, बहुत हो गया लैपटॉप ख़त्म करो, अब नहीं देखना है मोबाइल। लेकिन आज जब ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही है तो पेरेंट्स ये भी पता चला है कि कुछ अपने काम के औजार बेचकर उनको फ़ोन दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई ज़रूरी है। और इस तरह के न्यूज़ भी हमारे सामने आई हैं। और हमें ये भी पता है कि कुछ ही समय पहले मेरे ख्याल गुजरात के किसी गांव में लड़कियों को फ़ोन देना बहुत बुरा माना जाता है, और ये मान के चला जाता है कि फ़ोन से लड़कियां बिगड़ जाती हैं। तो
ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि फ़ोन में ऐसा क्या हो सकता है कि लड़कियां तो बिगड़ सकती हैं लेकिन लड़के नहीं बिगड़ेंगे। तो इस तरह की मानसिकता के साथ अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करेंगे तो शायद ये जो हमारी पारिवारिक सोच है, जो हमारी सामाजिक धारणाएं हैं, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आँखों से शायद शुरू होगा ये नेक्स्ट पैंडमिक जो होगा, जो स्ट्रेन होगा एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाने का। आज वही माएँ जो कल तक मना करती थी शायद लाके बच्चों को स्क्रीन्स के सामने बिठा रही हैं कि भाई क्लास कर लो, स्कूल गोइंग बच्चे पर्टिकुलरली। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, जो हमारी मोटर एबिलिटीज़ हैं, एक ही जगह पे बैठे बैठे, मसलन बैक एक, नेक एक, उंगलियों के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे लैपटॉप को कंटिन्यूसली यूज़ करने के इश्यूज़ हैं, वो सारे निकल के बाहर आ रहे हैं और भी ज़्यादा होंगे अगर हम इसको एकदम रिप्लेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन क्लासेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये शायद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम रिप्लेस तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी आपको नाम चाहे मिल जाए, लेकिन ये है कि एज अ स्टॉप गैप मेजर ज़रूर, क्योंकि जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त, ये ज़रूर ये मान के चला जा सकता है कि इस तरह की सुविधा को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। तो बस ये शायद समझना और सोचना ज़रूरी है, और इसको ध्यान में रखते हुए ही हम शायद आगे की बात कर सकते हैं, किस तरह से उसे यूज़ करा जाए और किस लेवल तक यूज़ किया जाए और कब उससे हम